हेलो फ्रेंड्स, दिस इज महेंद्र प्रजापति। वेलकम टू पीजीआई रामपुरा। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप काफ़ी अच्छे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे आप लोग। तो जैसा कि आज हम आप लोगों को बताते हैं, आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे एनसीएफ 2005 नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क 2005। तो आइएगा, क्या है एनसीएफ 2005? देखिएगा, शब्द लिखा है 2005, यानी कि इससे पहले भी कुछ एनसीएफ आए होंगे, तो उन पर भी हम लोग चर्चा करेंगे कि वो कब कब आए हैं। तो उन पर भी हम लोग चर्चा करेंगे कि हमारे पास एनसीएफ कब कब आए हुए हैं। तो जो लोग हमारे वीडियो को यदि फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप लोगों को बता दें कि पीजीआई रामपुरा पर आप लोगों का क्लासेस चल रहा है सीडीपी का, जैसा कि मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक को मेंशन कर दिया है। और जो बच्चे या जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं सेकंड पेपर की, तो उनके लिए साइंस की क्लासेस भी चल रही हैं। तो आप लोग एक बार डिस्क्रिप्शन में जा करके लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। और चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि सीडीपी एंड आपको जो हमने लिंक दिया है साइंस के लिए, तो उस पर आप विजिट करके देख लीजिएगा। एंड बात करेंगे कि अगर ये जो एनसीएफ 2005 है, इसका आप लोगों को पीडीएफ चाहिए, तो इस पीडीएफ के लिए आप लोग हमारे दिए गए नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप ग्रुप पर आप ज्वाइन हो जाइएगा। तो वहाँ पर आपको ये सुविधापूर्वक एनसीएफ 2005 का जो पीडीएफ है वो फ्री में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिएगा, आइएगा हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को और बढ़ते हैं आगे की ओर। तो एनसीएफ 2005, एनसीएफ 2005 का जो आपका फुल फॉर्म है, वह फुल फॉर्म क्या होता है हमारा? तो यह होता है नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क। क्या होता है? नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क। इसका जो मीन्स होता है वह राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। देखिएगा, एनसीएफ का अर्थ यही है कि जो आपकी पाठ्यचर्या है वह कैसी होनी चाहिए, किस प्रकार से उसका पाठ्यक्रम होना चाहिए। तो इसी पर यह बात करता है कौन? एनसीएफ 2005। तो आइएगा इसमें आगे की ओर बढ़ते हैं। तो एनसीएफ 2005 जो है वह हमारा, इसके अध्यक्ष जो हैं वह कौन थे? तो इसके जो हेड थे वह हमारे प्रोफेसर यशपाल थे। कौन थे? प्रोफेसर यशपाल। देखिएगा, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना। एक जगह आपको एनसीएफटीई देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? एनसीएफटीई। तो ये टीचर एजुकेशन के लिए होता है। किसके लिए होता है? टीचर एजुकेशन के लिए। बट आप लोगों को सिर्फ एनसीएफ 2005 के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? 2005 के बारे में। एनसीएफटीई के बारे में आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। अर्थात ये टीचर के लिए होता है। किसके लिए होता है? जब आप लोग टीचर बन जाएंगे तब आपको एनसीएफटीई, जो कि आपका किसके द्वारा निर्मित होता है? एनसीटीई के द्वारा होता है। किसके द्वारा आता है? एनसीटीई के द्वारा यह आपका निर्मित होता है। जबकि एनसीएफ को कौन बनाता है? तो ये हमारा एनसीईआरटी बनाता है। कौन बनाता है? एनसीईआरटी बनाता है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए तो बताइएगा कि एनसीएफ को कौन बनाता है? तो एनसीएफ को कौन बनाता है? एनसीईआरटी बनाता है। एनसीईआरटी बनाता है आपका। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? शिक्षा के कुछ दस्तावेज हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है मीनिंग ऑफ एनसीएफ। तो मीनिंग क्या है एनसीएफ का? जो उद्देश्य है वह क्या है? शिक्षा के क्षेत्र में प्रमुख दस्तावेज। तो दस्तावेजों को यहाँ प्रस्तुत करना है। देखिएगा, अगर आप एनसीएफ 2005 को देखेंगे तो लगभग 118 पेज का ये पूरा किताब है। कितनी पेज का? 118 पेज का। आप कब तक और कहाँ तक पढ़ेंगे? तो इसमें हम लोग इस वीडियो में सॉर्ट आउट चीज़ों को करेंगे जो आपके लिए एग्जाम के दृष्टिकोण से कैसी हैं, इंपॉर्टेंट है। तो उन चीज़ों को हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे और देखते हैं। तो नंबर फर्स्ट है यहाँ पर एनसीएफ भारत में अभी तक कितनी बार आ चुका है? तो 3 बार आ चुका है। ये चौथा एनसीएफ 2005। फर्स्ट टाइम ये कब आया था? तो ये फर्स्ट टाइम आया हुआ था 1975 में। कब आया हुआ था? 1975 में। एंड सेकेंड टाइम से ये कब आया हुआ था? तो सेकेंड टाइम से ये आया हुआ था 1986 में। कब आया हुआ था? 1986 में। इसी प्रकार से ये जो थर्ड आया था, थर्ड जो हमारे पास आया था वह कब आया हुआ था? 2000 में। कब आया हुआ था? 2000 यानी कि 2000 में। इसके आफ्टर में जो चौथा है वो है एनसीएफ 2005 है। कौन सा है? एनसीएफ 2005 है। ठीक है, आएगा आगे की हम बात करते हैं। तो राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005। तो 2005 के एनसीएफ का प्रारंभ शिक्षा शास्त्री रविन्द्रनाथ टैगोर। देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर का एक ऐसे था, निबंध था। वह निबंध का नाम क्या था? सभ्यता और प्रगति। क्या था? सभ्यता और प्रगति, यानी कि सिविलाइजेशन एंड प्रोग्रेस। तो इसी को आधार मान करके एनसीएफ 2005 को तैयार किया गया। किसको आधार मान करके तैयार किया गया? आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइएगा एनसीएफ 2005 किसको आधार मान करके तैयार किया गया है, तो यह हमारा जो रविन्द्रनाथ टैगोर का एक ऐसे है निबंध है, वह क्या है? सभ्यता और संस्कृति है, उसको देख करके किया गया। तो देखिएगा, जो सभ्यता और प्रगति यानी कि सिविलाइजेशन एंड प्रोग्रेस जो निबंध था वह क्या कहता है? क्रिएटिव स्पिरिट यानी कि रचनात्मकता और जनरस जॉय एंड खेल खेल में सीखना। तो देखिएगा, यहाँ बच्चे को यही कहा जा रहा है कि उसको इस प्रकार से हमें निर्मित करना है कि वह रचनात्मकता को
स्वीकार करे और खेल खेल में वह सारी चीज़ों को क्या करता चला जाए, सीखता चला जाए। अभी आपको बताया जाएगा कि एनसीएफ 2005 का उद्देश्य भी यही है कि जो शिक्षा हो वो विदाउट बर्डनिंग हो, जो यानी कि बर्डन हो, जो लर्निंग है वह विदाउट बर्डन हो, कोई भी उस पर बर्डन ना हो। जैसा कि एक एनपीई की रिपोर्ट थी 1983 की, किसकी रिपोर्ट थी, 1983 की एनपीई की। तो यह रिपोर्ट क्या कहती थी, ये रिपोर्ट ये कहती थी कि बच्चे को रटने पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। किस पर जोर दिया जा रहा है, बच्चे को रटने पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। वह रटने की प्रक्रिया को ही हटाने के लिए या कुछ और जो कमियां थीं उसी एनपीई 1983 यानी कि 1983 को दूर किया गया था। कब, 2005 में, जो एनसीएफ हमारे पास आया हुआ था, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में, उनको दूर किया गया था। तो आइएगा वो देखते हैं कौन कौन से पॉइंट्स है जो एनसीएफ बात करता है। तो एनसीएफ 2005 का निर्माण मानव विकास संसाधन मंत्रालय की देखरेख में किया गया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है बताओ यह किस मंत्रालय की देखरेख में किया गया था एनसीएफ 2005 का निर्माण, तो यह हमारा किया गया था मानव विकास संसाधन मंत्रालय की देखरेख में। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए क्या एनसीएफ 2005 का मुख्य उद्देश्य भी यही है, जैसा कि हमने आपको बताया था, लर्निंग विदाउट बर्डन। तो यहाँ जो शिक्षा होनी चाहिए यानी कि जो अधिगम होना चाहिए वह बिना किसी बर्डन के होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए, देख सुनने में आ रहा था, देखने में भी आ रहा था कि बच्चा तो छोटा है लेकिन उसके ऊपर एक बैग का बहुत बड़ा बोझ लाद दिया जाता है, अर्थात उसको पढ़ने में इतनी रुचि भी नहीं है, तब भी उसके अकॉर्डिंग उसको पाठ्यचर्या को थोपा जा रहा है, उसके ऊपर पाठ्यक्रम को भी थोपा जा रहा है। तो एनसीएफ 2005 में इन्हीं चीज़ों को दूर किया गया है जो बच्चे के लिए नेगेटिव चीज़ें थी, बच्चे के लिए कैसी थी, नेगेटिव चीज़ें। तो आइएगा आगे की ओर हम लोग बात करते हैं। तो आगे बात करते हैं एनसीएफ 2005 क्या कहता है। देखिएगा इन्होंने कुछ 5 सिद्धांत दिए हुए थे एनसीएफ 2005 ने, तो उन्हीं 5 में से हम लोग पहला सिद्धांत देख रहे हैं। तो क्या है, जीवन एवं ज्ञान के मध्य की दूरी को कम करना था। इस प्रक्रिया में बच्चों को विद्यालय जीवन बाहर से जोड़ना चाहिए। तो जो देखिएगा बच्चा है उसको कहाँ किससे जोड़ना चाहिए, बाहरी जीवन से जोड़ना चाहिए। ये नहीं है कि उसको जो पूरी की तरह से उसको पाठ्यक्रम में ही, अर्थात बच्चे को किताबी ज्ञान से जरूरी है कि उसको व्यवहारिक ज्ञान यानी कि सामाजिक ज्ञान भी होना बहुत जरूरी है। तो बच्चे को किससे, विद्यालय के जीवन के अलावा उसको बाहरी जीवन से भी क्या करना चाहिए, जोड़ना चाहिए। जो बालक है उसको विद्यालय के अलावा उसको बाहरी जीवन से जोड़ना चाहिए, जिससे कि वह सामाजिकता व्यवहारिकता के बारे में भी अच्छे से सीख सके। उसको बिल्कुल किताबी ज्ञान नहीं देना चाहिए। सेकंड, एनसीएफ क्या कहता है, इस अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से विद्यार्थियों को रटने की प्रणाली से मुक्त कराना था ताकि विद्यार्थियों का चहुमुखी विकास हो सके। देखिएगा ये एनसीएफ 2005 है, ये क्या बात करता है, तो ये बात करता है डूइंग यानी कि करके सीखने पर बात करता है। किस पर, करके सीखने पर। ये एनसीएफ 2005 ये कहता है कि बच्चे का हम ऐसा विकास करें कि वह करके सीखे चीज़ों को, क्या हो, वह प्रैक्टिकली चीज़ों को सीखे। ये नहीं है कि उसने थियोटिकली चीज़ों को पढ़ लिया है और वह सीख चुका है। अर्थात उसको इस प्रकार से हमें सिखाना चाहिए कि बच्चे का जीवन में कुछ अस्तित्व बना रहे, अर्थात वह किसी चीज़ को सीख रहा है तो सीखने से पहले वह ये जान सके इसका हमारे जीवन में क्या क्या महत्व है, क्या क्या किस जगह ये हमारे काम में आ सकता है। तो अर्थात रटने की प्रक्रिया को हमें नहीं अपनाना चाहिए, हमें कौन सी प्रक्रिया को अपनाना चाहिए, जो सीखने की प्रक्रिया पर जोर देता हो, अर्थात डूइंग पर, करके सीखने पर जोर देता हो। किस पर जोर देता हो, करके सीखने पर। रोट पर जोर नहीं देता हो, मतलब कि रटने पर जोर ना देता हो। किस पर, रोट मतलब रटने पर जोर ना देता हो। तो आइएगा आगे बात करते हैं, थर्ड पॉइंट क्या है। थर्ड पॉइंट है, इसके अलावा शिक्षा अधिगम प्रक्रिया बाल केंद्रित हो। देखिएगा ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग हाईलाइट कर लेंगे। बाल केंद्रित, बाल केंद्रित का अर्थ यही है कि यहाँ पर जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होनी चाहिए वह बच्चे को फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रख करके किया जाना चाहिए, ना कि पाठ्यक्रम को। देखिएगा बच्चे को अगर आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रखेंगे तो जैसे कि मान लो कि अगर 8 साल का एक कोई बच्चा है, बालक है, तो आप उसको 8 साल के अकॉर्डिंग ही सिखाने का प्रयास करें। ऐसा नहीं है कि उसको 10 साल वाले बच्चे के साथ बैठा दें और उसको आप सिखाने का प्रयास करें, तो वह सीखेगा लेकिन उस हिसाब से नहीं सीखेगा। उसका जो मेंटल एबिलिटी है वह 10 साल के बच्चे के जैसा नहीं है। तो इसलिए यहाँ कहा गया है, एनसीएफ 2005 यही कहता है कि बच्चे को बाल केंद्रित माना जाना चाहिए, पाठ्यक्रम को केंद्रित नहीं माना जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, तो पॉइंट नंबर 4 है, कक्षा सीखने में परीक्षा को एकीकृत करने और इसे अधिक लचीला बनाने के लिए। मतलब कि एनसीएफ 2005 जो आया है वह परीक्षा को एकीकृत करने, मतलब कि देखो बच्चे के अंदर भय नहीं होना चाहिए कि वह परीक्षा में फेल हो जाएगा, या फेल होने से उसके साथ साथ
ये हो जाएगा या कुछ भी, और उसके अंदर जो डर है, डर की भावना बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बच्चे को एक परीक्षा ऐसी लचीलेपन में करानी चाहिए कि बच्चे को ये लगे, जिससे उसका मोटिवेशन बढ़े, अभिप्रेरणा बढ़े, कि यदि उसके मार्क्स अच्छे आ जाते हैं तो उसका एक मोटिवेशन बढ़ेगा कि नहीं, मैं अच्छा कर सकता हूँ, मैं उससे पहले से भी अच्छा करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो भय नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी बच्चे के अंदर। ये क्या कौन कहता है? एनसीएफ 2005 कहता है। नेक्स्ट पॉइंट है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 एनसीईआरटी द्वारा निर्माण द्वारा किया गया था, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया भी है। अगला पॉइंट है पाठचर्या पाठ्यपुस्तक केंद्रित ही बस ना हो। देखिएगा, जैसा कि हमने आपको बताया कि यहाँ पाठ्यक्रम को केंद्रित ना माना जाए, ना पाठ्यचर्या को या ना पाठ्य पुस्तक को केंद्रित ना माना जाए, बल्कि केंद्रित किसको माना जाए? बाल केंद्रित हो, शिक्षा कैसी हो? बाल केंद्रित हो, अर्थात बच्चे को यहाँ पर केंद्र के रूप में माना जाए। किसको माना जाए? बच्चे को केंद्र के रूप में माना जाए। बच्चे के अकॉर्डिंग हमें पाठ्यक्रम को बनाना चाहिए। एक्टिविटीज उस हिसाब से हमें करानी चाहिए कि जिसमें बच्चे का मन लगता हो, बच्चा अच्छे से कर सकता हो। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार किया जाए। देखिएगा, जितने भी हमारा राष्ट्रीय मूल्य हैं, यानी कि अगर हम लोकतंत्र की बात करें तो लोकतंत्र के अकॉर्डिंग बच्चे को तैयार किया जाए, जिससे वह भी अपने जीवन में कुछ अपना अस्तित्व बना सके, सारी चीज़ों को क्रिएट कर सके जो भी उस जो वह करना चाहता है। तो ये सारी बातें हमारा कौन कहता है? एनसीएफ 2005 कहता है। आगे बात करते हैं तो त्रिभाषा सूत्र की बात करते हैं। एनसीएफ में हमारे कौन सी भाषा सूत्र दिया गया था? तो त्रिभाषा सूत्र दिया गया था। कौन सा दिया गया था? त्रिभाषा सूत्र दिया गया था। तो यह त्रिभाषा सूत्र देखिएगा, मैं आप लोगों को बता दूं कि यह पहले इसकी बात 1964 यानी कि 1964 एंड 1965 में भी बात की जा चुकी है, जब हमारा कोठारी आयोग आया हुआ था। कौन सा आया था? कोठारी आयोग आया हुआ था, तब भी इसकी बात की गई थी। तो वो भी हमारा कोठारी आयोग है, तो कोठारी आयोग भी हमारा त्रिभाषा फॉर्मूले पर बात करता है। तो इसकी जो फर्स्ट लैंग्वेज है, फर्स्ट लैंग्वेज क्या कहता है एनसीएफ 2005 कि उसकी जो होनी चाहिए मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए। यानी कि जो बालक है, बालक को शुरुआती जो शिक्षा है उसकी मदर टंग में या उसकी जो एरियाज में बोली जाने वाली लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज में उस बच्चे को सिखाया जाए, जिससे कि वह अधिगम बहुत अच्छे से कर सके और अधिगम की प्रक्रिया को वह अच्छे से समझ सके। क्योंकि अगर बालक को उस माध्यम से सिखाया जाएगा जो उसकी मदर टंग है, तो वह सीखने पर ज़्यादा ध्यान देगा, अर्थात वह सीख भी जल्दी से रहा होगा, जिससे कि उसका मोटिवेशन भी बढ़ रहा होगा। सेकंड लैंग्वेज क्या कहता है एनसीएफ? तो एनसीएफ सेकंड लैंग्वेज के बारे में बताता है कि जो हिंदी भाषी राज्य हैं तो वहाँ पर सेकंड लैंग्वेज को हिंदी भाषा के रूप में रखा जाना चाहिए, या कहीं कहीं पर आपकी हिंदी भाषा नहीं बोली जाती है तो जो उस स्टेट की भाषा है, जैसे कहीं तमिल बोली जाती है, कहीं कन्नड़ बोली जाती है, कहीं अवधी बोली जाती है, तो वहाँ पर सेकंड लैंग्वेज के रूप में उस भाषा को रखना चाहिए। तो हिंदी भाषी राज्यों में दूसरी भाषा कुछ अन्य आधुनिक भाषा या अंग्रेजी होगी, और गैर हिंदी भाषी राज्यों में दूसरी भाषा हिंदी या अंग्रेजी होगी। देखिएगा, वही बात है कि जहां पर हिंदी भाषा नहीं बोली जाती है तो वहां पर अदर जो भी उस स्टेट की लैंग्वेज है उस स्टेट को रखा जाए। तो ये हमारा एनसीएफ 2005 हमें बताता है। थर्ड यहाँ पर बात करता है कि तीसरी भाषा क्या होनी चाहिए। तो तीसरी भाषा हिंदी भाषी राज्यों में तीसरी भाषा अंग्रेजी या एक मॉडर्न लैंग्वेज को ही होना चाहिए। देखिएगा, तो थर्ड लैंग्वेज है एक ऐसी लैंग्वेज हो जिसमें बच्चे का ऐसा समुचित हम विकास कर सकें, समुचित विकास कर सकें कि वह किसी भी स्टेट में चला जाए तो वह अपने आप की बात को कह सके और वहाँ के लोग समझ सकें। तो थर्ड लैंग्वेज को एक ऐसा यानी कि मॉडर्न लैंग्वेज के रूप में माना अपनाना चाहिए, जैसे कि अंग्रेजी है। अगर अंग्रेजी की बात करें तो आप दुनिया में कहीं भी चले जाइए, इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज है कि कहीं भी आप किसी भी स्टेट में चले जाइएगा, किसी भी कंट्री में आप चले जाइएगा तो इंग्लिश को हर एक कोई समझ सकता है, बोल सकता है, सारी चीज़ें हैं। तो थर्ड लैंग्वेज एक ऐसी होनी चाहिए जिससे कि वह अपने आप को क्या कर सके? रचनावाद बना सके। कैसा बना सके? रचनावाद। ठीक है, देखिए अगर रचनावाद की अगर हम आपसे बात करें तो रचनावाद के बारे में हमारे इससे पहले जो साइंटिस्ट हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, कौन कौन है? जीन पियाजे एंड बाइगॉत्स्की भी रचनावाद को सपोर्ट करते हैं, और ये तो रचनावादी हैं ही, जीन पियाजे एंड बाइगॉत्स्की। ठीक है, तो बच्चे का हमें एक ऐसा विकास करना है कि वह अपने आप को रचनावाद बना सके। नेक्स्ट पॉइंट है एनसीएफ 2005 को 22 भाषाओं में अनुवादित किया गया है। किस भाषा में कितनी भाषाओं में अनुवादित किया गया है? 22 भाषाओं में इसको अनुवादित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षक की भूमिका एक उत्प्रेरक के रूप में होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो शिक्षक है वह एक उत्प्रेरक के रूप में होना चाहिए। किसके रूप में होना चाहिए? एक उत्प्रेरक के रूप में होना चाहिए। देखिएगा, शिक्षक इस प्रकार से हो, एक सुविधादाता के रूप में हम कह सकते हैं। उत्प्रेरक का अर्थ यही है कि जो हमारा शिक्षक है, एक जो टीचर है वह किसके रूप में होना चाहिए? सुविधादाता के रूप में होना चाहिए, यानी कि फैसिलिटेटर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फैसिलिटेटर होना चाहिए। वह शिक्षा
को इस प्रकार से बच्चे को समझा सके कि उसके माइंड में हर एक चीज को अंडरस्टैंड करा सके, और जो भी असुविधाएं हो रही हैं उन असुविधाओं को दूर करके बच्चे को एक सुविधाजनक माहौल क्रिएट कर सके। टीचर को ऐसा बनाना चाहिए, टीचर ऐसा होना चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं कि प्राथमिक स्तर होना चाहिए। ये तो बात हमने कर ही ली है कि जो बच्चा है, बालक है, उसका जो शिक्षा दी जानी चाहिए उसको कैसे दी जानी चाहिए, उसकी मदर टंगे के रूप में दी जानी चाहिए। तो हम कुछ और बातें आप लोगों को बता दें कि जो एनसीएफ 2005 है वह कहता है कि ज्ञात से अज्ञात की ओर बात करनी चाहिए। कैसी बात करनी चाहिए? ज्ञात से अज्ञात की ओर। ज्ञात से अज्ञात की ओर की बात मैं आपसे कैसे करूं? जैसे कि मैं आपसे कहूं कि जैसे कि एनसीएफ 2005 का अर्थ यही है कि लर्निंग विदाउट बर्डन होना चाहिए। मतलब कि यहाँ पर लर्निंग करके सीखने पर, किस पर? करके सीखने पर जोर देता है एनसीएफ 2005, यानी कि मूर्त से अमूर्त की ओर की बात वह कर रहा है। जैसे हम आपको बताते हैं कि किसी बालक से अगर कहा जाए कि हमारे पास एक सेब है, क्या है? सेब है। तो देखिएगा, अगर उसको सेब के बारे में नहीं है नॉलेज कि सेब क्या होता है, तो सबसे पहले तो उसके सामने एक सेब को प्रस्तुत किया जाए और सेब के बारे में बताया जाए। फिर उसको आफ्टर देन बताया जाए कि यह सेब होता है एंड एप्पल मीन्स आपका क्या होता है? सेब होता है। इसके आफ्टर में वह आप देखिएगा कि कभी भी चीज़ों को नहीं भूलेगा। हम अगर चीज़ों को इस प्रकार में पढ़ेंगे, मनोरंजन वे में पढ़ेंगे, तो हम चीज़ों को कभी भी नहीं भूलेंगे। उनको मतलब कि बच्चे के प्रैक्टिकल लाइफ से उसको कनेक्ट कर दिया जाए। जो भी आपकी पाठ्यचर्या हो उसको कैसा? बच्चे के प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट कर दिया जाए। जैसे कि बच्चा अगर एलिफेंट को नहीं जानता है तो सबसे पहले उसको एलिफेंट बताया जाए, एलिफेंट के बारे में बताया जाए कि एलिफेंट होता क्या है, किस प्रकार से इसका लिविंग स्टैंडर्ड होता है, कैसे ये रहता है, किस प्रकार का ये प्राणी है, किस प्रकार का ये जीव है। तो इसके बारे में अगर आप बताते हैं, फिर इसके आफ्टर में आप उसको एलिफेंट का मीनिंग से याद करवाते हैं, ELEPHANT, तो वह मेक श्योर कि वह अच्छे से लर्न कर पा रहा होगा। तो यही अर्थ है कि इसका एनसीएफ 2005 का, कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए? एजुकेशन विदाउट बर्डन होना चाहिए। जो एजुकेशन है वह शिक्षण जो अधिगम प्रक्रिया हो वह विदाउट बर्डन होनी चाहिए। तो एनसीएफ 2005 में हमने लगभग लगभग बहुत सारे बिंदुओं पर बात की हुई है। जितने भी फैक्ट थे सभी फैक्टों पर हम लोगों ने बात कर रखी है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे किसके बारे में? एनसीएफ 2005 के जो आते हैं क्वेश्चन, हर एक एग्जाम में आते हुए क्वेश्चन, चाहे जो आपका सीटेट हो, टेट हो, या कोई भी आपका टीचर एग्जाम बना रहे, उस टीचर एग्जाम में आपके एनसीएफ 2005 से क्वेश्चन हमें देखने को जरूर मिलते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर करिएगा ताकि और लोगों तक ये वीडियो भी पहुंच सके। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताते चलूं अंततः कि अगर आप लोग सीडीपी को देखना चाहते हैं तो पीजीआई रामपुरा पर एक पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो आप लोग क्रिम से बिल्कुल वहाँ सीरीज बाय सीरीज चलाई गई है, तो वहाँ पर आप लोग एक बार विजिट करिएगा। एंड साइंस को भी आप लोग पढ़ सकते हैं पीजीआई रामपुरा के माध्यम से। तो इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, ओवर करते हैं। थैंक यू फॉर टुडे, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।